हाय एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। आज हम लोग इंग्लिश प्रैक्टिस सेट 9 करने वाले हैं। ये पैटर्न आपका सेम डिटो झारखंड हाई कोर्ट असिस्टेंट के लिए और कलर के लिए बेस्ट है, और आने वाले एग्जाम सीजीएल के लिए भी, और जो अभी जून में होने वाला है आपका सीपीओ का एग्जाम, इसके बाद सीएचएसएल के एग्जाम, ये सब के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप हमारे साथ ये प्रैक्टिस सेट कीजिए, साथ में थोड़ा मेहनत कर लीजिए, है ना। आपको एक सीट आपको पक्का करना है, तो ये क्लर्क के लिए और असिस्टेंट के लिए और सीजीएल सीएचएसएल में। तो चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं कुछ बिना बात किए हुए, है ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट इज अपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। जुबिलेंट, जुबिलेंट मीन्स होता है क्या? पूरा बोल सकते हो। एक मिनट। जुबिलियंट, जुबिलेंट मीन्स होता है पूरा, बोल सकते हो हैप्पीनेस, है ना, जो पूरा हैप्पी रहता हो, है ना। पूरा क्या हो, हैप्पी माइंड रहता हो, है ना, एक्टिव रहता हो। तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा आपका? जुबिलेंट का अपोजिट हो जाएगा आपका ये भी तो नहीं होगा, थॉटफुल, मतलब जो पूरा ज्यादा थिंक करता है, सोचता हो। इनडिफरेंस मीन्स होता है क्या? इनडिफरेंट मतलब अलग, मतलब बोल सकते हो मतलब इनडिफरेंट, मतलब जिसको कुछ फील ना होता है ना, हैविंग नॉट फीलिंग, इनडिफरेंट, है ना। अब मीनिंग मिलन चोलिंग मीन्स होता है सैड। तो इसका जो अपोजिट मीनिंग होगा वो क्या होगा? सैड, है ना कि इंडिफरेंट। इंडिफरेंट से कंफ्यूज मत होइएगा। इंडिफरेंट मीन्स होता है वही मतलब एक तरह से, मतलब चीजों को ना हैप्पी ना सैड, मतलब है ना, कुछ फीलिंग, हैविंग नॉट फीलिंग, है ना, इंडिफरेंट मीन्स। तो करेक्ट ऑप्शन होगा फोर्थ। मूव ऑन क्वेश्चन नंबर सेकेंड। Select the option that can be used as one word substitution for the given group of word. Kind, generous और forgiving। जो kind भी हो, है ना, generous भी हो, और forgiving मतलब जो गलती को माफ भी कर देते हैं, उसे हम क्या बोलेंगे? उसे हम बोलेंगे मैग्नानिमस, है ना। मैग्नानिमस जो बहुत ज्यादा काइंड होता है ना। मैग्नीफिसेंट, मैग्निफिसेंट मतलब बहुत ज्यादा, बहुत बड़ा, भव्य, है ना। ग्रांडिलोक्वेंट और मैग्निफिसेंट सिनोनिम है एक दूसरे का। जो यहाँ तो हमारा यहाँ तो मैग्नीमस बोला है, जो उदार हो ना, काफी ज्यादा चीज उदार हो, काइंड हो, जनरस हो, तो मैग्नीमस, है ना। अब मैग्नीवैलेंट होता है एक, मैग्नीवैलेंट VELNT से होता है स्टार्ट, उसका मीन्स होता है क्रूल, है ना, भी से जो लास्ट में होता है मैग्नीवैलेंट, तो वो नहीं है यहाँ पे, मैग्नीमस है। तो ऑप्शन 4 इज करेक्ट। मूव क्वेश्चन नंबर थर्ड। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन आइडियम ऑफ द गिवन सेंटेंस। आई जस्ट वेंट टू बाली ऑन ए backpacking trip and did everything by the ear without any itinerary। itinerary मीन्स होता है रोड मैप। रोड मैप बोल सकते हो, या फिर प्लानिंग, है ना। अगर हम कहीं जाते हैं, हम अगर कहीं टूर वगैरह पर जाते हैं, तो हम प्लान करके जाते हैं ना, किसी की प्लानिंग करके जा रहे हैं वहां पे, प्लानिंग वगैरह, है ना। तो बिना प्लानिंग के हम कैसे जाएंगे? किसी को पूछ के ना, आस्क करके ना, बास्किंग, बाय आस्किंग। तो बाय आस्किंग का जो होगा बाय इम्प्रोविजन। बाय आस्किंग मींस होता है बाय दियर, बाय इम्प्रोविजन। इम्प्रोविजन मतलब है पूछ पाछ के जाना, है ना। किसी को ये बाली ट्रिप पे चला गया बाय एनी इटनरी, बिना किसी प्लान का, बस पूछते हुए लोगों को। तो ऑप्शन फर्स्ट होगा करेक्ट। मूव ऑन क्वेश्चन नंबर फोर्थ। Select the most appropriate antonym for the underlined word। His knowledge is superficial in nature। Superficial means होता है छिछला, ऊपर ऊपर, है ना। डीप नॉलेज ना होना, तो इसका मीन्स क्या होगा? डीप होना चाहिए ना, बहुत ज्यादा। सुपरफिशियल का अपोजिट क्या होगा? डीप। आर्टिफिशियल मतलब होता है ह्यूमन मेड, जो हम लोग द्वारा बनाया जाता है, आर्टिफिशियल मैन मेड। अपोजिंग मतलब होता है अपोज कर रहा है ना, अपोज, सपोज, सपोज का अपोजिट क्या होगा? अपोजिट, अपोज। प्रोफाउंड मतलब होता है बहुत ज्यादा डीप, गहरा नॉलेज होना, है ना, प्रोफाउंड नॉलेज होना। डिविएंट मीन्स होता है अलग, है ना। तो यहाँ पे सुपरफिशियल का जो एंटोनिम होगा वो प्रोफाउंड होगा, बहुत ज्यादा नॉलेज, है ना। हिज नॉलेज इज सुपरफिशियल इन नेचर, मतलब बहुत कम बोला गया है, उसका नॉलेज बहुत कम है ना। तो प्रोफाउंड इसका होगा अपोजिट, बहुत ज्यादा। मूव ऑन क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। Select the option that express the given sentence in passive voice। Does she prepare his lesson। यहाँ पे इंडिफिनिट में सेंटेंस है, इंडिफिनिट में डज डू रहता है, तो ये किस में चेंज होता है? इज एम आर पे। तो यहाँ पे डज चेंज होगा इज में, ना कि डू में चेंज होगा। तो डू द लेसन, ठीक है। और डू के बाद क्या आएगा? डू के बाद आएगा हमारा
दिलेशन सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या बनेगा सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट यहाँ इज बनेगा दिलेशन, ना कि सी आएगा। तो इज दिलेशन ठीक है। अब बीइंग यहाँ पे आईएनजी वाला तो है ही नहीं कंटिन्यूअस में, जो भी यहाँ पे बीइंग बनेगा बीइंग प्रिपेयर्ड। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन निकल के आ रहा है ऑप्शन थर्ड है, इज द लेसन प्रिपेयर्ड बाय हर, है ना। तो ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 6। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में से एक्सप्रेस करना है। तो ये आपका पास्ट पर पास्ट कंटिन्यूअस है ना, वाज बी आई एन जी, तो ये बनेगा वाज प्लस बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। हम देख लेते हैं किसमें है। और यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट बनेगा अनपब्लिश ऑथर्स। तो अनपब्लिश ऑथर्स के लिए यहाँ प्लूरल प्लूरल वर्ब आएगा और होगा वर आएगा, है ना, वाज या वर। यहाँ पे वर आएगा, तो वर यहाँ ना विल है, यहाँ वाज है, यहाँ वर है, यहाँ भी वर है। और वर्ब के बाद डायरेक्ट यहाँ भी थ्री नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ कंटिन्यूअस में है तो आईएनजी फॉर्म आएगा, तो आईएनजी फॉर्म यहाँ भी नहीं है, यहाँ पे है ना। अनपब्लिश ऑथर, ऑथर यहाँ प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल आया है। फिर बीइंग आएगा, बीइंग एक्सपेक्टेड बाय द मैगजीन हाउस, तो ये करेक्ट हमारा ऑप्शन फोर्थ होगा। मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 7। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। फिल इन द ब्लैंक के लिए मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड हमें सेलेक्ट करना है। ब्लैंक स्पेस, ड्रॉपलेट सेटल ऑन द टॉप ऑफ लीव्स। लीव्स के ऊपर कौन किसका ड्रॉपलेट होता है? ड्रॉपलेट होता है ड्यू का, है ना, ड्यू का ड्रॉपलेट होता है ना पत्ता के ऊपर। सुबह सुबह हम जब देखते हैं तो पत्ता के ऊपर क्या रहता है? ड्यू रहता है ना, ड्यू। तो ड्यू का ये डू मीन्स होता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है डू, डिड, डन, है ना। और ये डी यू ई मीन्स होता है हैपनिंग, है ना, एक्सपेक्टेड हैपनिंग, एक्सपेक्टेड एक्सपेक्टेड हैपनिंग, जो होने वाला है ना किसी चीज का। और डोई मीन्स होता है फीमेल, 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 सॉरी, फीमेल डियर, है ना, फीमेल डियर, फीमेल डियर, है ना, फीमेल डियर। डोई मीन्स फीमेल डियर। अरे ड्यू मीन्स होता है हैपनिंग, कुछ होने वाला, एक्सपेक्टेड टू हैपन, और डू वर्ब का फॉर्म है। तो हम जो करेक्ट ऑप्शन होगा ई, क्या होगा ये हमारे पास डी ई डब्ल्यू, ड्यू। ड्यू जो ड्रॉपलेट को ड्यू बोलते हैं ना, जो सुबह सुबह फॉग होता है, फॉग का ड्रॉपलेट होता है, उसे डी ई डब्ल्यू ड्यू बोलते हैं ना। तो करेक्ट ऑप्शन होगा फर्स्ट। वो क्वेश्चन नंबर 8। आइडेंटिफाई द करेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। हमें कौन सा यहाँ पे जो भी इनकरेक्ट है, आइडेंटिफाई एंड करेक्ट द इनकरेक्टली, जो इनकरेक्ट वर्ड है उसको हम करेक्ट करना है ना। तो सक्सेसफुल यहाँ पे सही है, पीपुल भी सही है, हैव ऑब्टेन रोल मॉडल। मॉडल में डी एल नहीं होगा, डी ई एल होगा, डेल मॉडल। मॉडल में डेल नहीं होगा, डेल होगा, है ना, मॉडल। हु इंस्पायर्ड देम टू ग्रेटनेस, तो ऑप्शन 2 इज करेक्ट होगा। मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 9। सेंटेंस ऑफ द पैराग्राफ आर गिवन बिलो इन जंबल ऑर्डर। Arrange the sentence in the correct order to form a meaningful and coherent paragraph. मीनिंगफुल पैराग्राफ हमें फॉर्म करना है यहाँ पे। तो पहले हम ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन क्या क्या गिवन है हमारा। फर्स्ट में बी है, सेकंड में डी है, थर्ड में ये है, और फोर्थ में डी है। तो यहाँ सी है ही नहीं, तो सी को हम पढ़ते ही नहीं है ना, हम पढ़ते हैं यहाँ पे बी से। बी और डी और ए, बी ए बी डी ये पढ़ते हैं, तो बी से स्टार्ट करते हैं। यहाँ एंड अल्सो ये में तो आएगा नहीं, क्योंकि एंड अल्सो इससे पहले भी यहाँ बात होना चाहिए। एंड अल्सो दे कंट्रीब्यूट, फिर यहाँ पे दे किसके लिए आया है? दे तो यहाँ है ही नहीं मेंशन, तो ये से स्टार्ट होने रहा, ये तो स्टार्ट होगा ही नहीं। फिर यहाँ अगर हम बी पढ़ते हैं तो बी से हो सकता है, क्योंकि यहाँ लिखा है सम कंपनीज डू प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन मॉडर्न सोसाइटी। जो कंपनी है वो मॉडर्न सोसाइटी में क्या प्ले कर रही है? इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। तो बी से स्टार्ट हो सकता है, लेकिन हमें डी भी पढ़ना है। डी पढ़ लेते हैं, क्योंकि यहाँ 2 और 4 में डी से भी स्टार्ट हो रहा है। Some corporations have because a large that their activities and strategic decision have a direct impact on government policy and citizen. Some corporations have become large and that their activities and strategic decision have direct, देखो सब कॉर्पोरेशन, कॉर्पोरेशन मतलब क्या होता है? सोसाइटी, जो भी कंपनीज का कॉर्पोरेशन होता है, वो गवर्नमेंट पे एक क्या मतलब एक डायरेक्ट इम्पैक्ट डालती है। तो हमें बताना होगा ना पहले क्या कौन सा कॉर्पोरेशन है ना। तो डी को भी हम होल्ड रखते हैं, बी और डी। इसके बाद हम पढ़ लेते हैं यहाँ पे, क्या पढ़ते हैं यहाँ पे हम सी पढ़ लेते हैं। बिकॉज देयर सिस्टमेटिक रिलेवेंस
of their impact on policy making, companies must use their influence on way that benefit the public good. यहाँ पे देखो, because their systematic relevance and their इम्पैक्ट, यहाँ पे भी स्ट्रेटेजिक इम्पैक्ट के बाद बोला गया है ना, देयर डायरेक्ट इम्पैक्ट, और डायरेक्ट इम्पैक्ट के बाद यहाँ देयर, यहाँ पे देयर सिस्टमेटिक इम्पैक्ट बोला गया, तो डी के बाद सी आएगा। डायरेक्ट यहाँ पे आपका कनेक्शन बन रहा है, तो डी के बाद सी यहाँ पे है, डी के बाद सी यहाँ नहीं है, और डी के बाद सी यहाँ भी है फोर्थ में, तो ये कंफर्म है कि ये या फोर्थ होगा। और स्टार्टिंग आप अगर देखते हैं तो स्टार्टिंग यहाँ सम कॉर्पोरेशन हैव बीन सो लार्ज दैट देयर एक्टिविटीज डस्टरली डिजर, यहाँ पे डायरेक्ट डी से नहीं होगा, क्योंकि यहाँ कंपनीज, यहाँ पे पहले ही बोला गया है कि कंपनीज में जो कंपनीज है और इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है सोसाइटीज में, तो स्टार्टिंग जो हमारा जो फ्रेज बन रहा है, जो भी सेंटेंस बन रहा है, वो हमारा बी ही बन रहा है, तो बी से ही स्टार्ट होगा, है ना। फिर देखते हैं, यहाँ पे हम सी पढ़ लेते हैं, यहाँ पे जो यहाँ पे इन्फ्लुएंस का बात किया गया है, और सी के बाद हम फिर देखते हैं ए में, एंड आल्सो दे कंट्रीब्यूट, यहाँ पे कंट्रीब्यूशन का ही बात बोला गया। फिर दे आल्सो, यहाँ पे बोला दे आल्सो कंट्रीब्यूट द डेवलपमेंट ऑफ सोशल एनवायरमेंटल सॉल्यूशन फॉर द प्लैनेट एंड फ्यूचर। यहाँ पे एक पब्लिक गुड्स को तो बेनिफिट पहुंचा ही रहे, लेकिन यहाँ पे सोशल डेवलपमेंट और इन्वायरमेंटल डेवलपमेंट के को भी यहाँ पे बेनिफिट पहुंचा रहे, कौन, मॉडर्न सोसाइटी की कंपनियां। तो ऑप्शन 1 इज करेक्ट। मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 10। सिलेक्टिंग मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। गिवन वर्ड का यहाँ पे सिनोनिम फाइंड करना है। तो प्रीडिक्मेंट का सिनोनिम क्या होगा? प्रीडिक्मेंट का सिनोनिम अब मीनिंग देख लेते हैं। ब्लेसिंग मतलब होता है किसी, ब्लेस करना है ना, गॉड ब्लेस यू, ब्लेस करना। ईज मतलब काम इजी करना, सॉल्यूशन मतलब पता ही आपको सॉल्यूशन, लेकिन ये सबका मीनिंग नहीं होगा। प्रीडिक्मेंट का मीन्स होगा क्वेंड्री, है ना। प्रीडिक्मेंट का मीन्स क्या होगा? क्वेंड्री। वो क्वेश्चन नंबर 11। Select the most appropriate option that can substitute the underlying segment of the given word। यहाँ पे क्या substitute कर सकता है? By the young boy displayed an aptitude on scientific research। यहाँ पे जो aptitude on कोई मीनिंग नहीं होता है। aptitude for मीन्स होता है नेचुरल एबिलिटी। जो नेचुरल आपके पास जो एबिलिटी होता है किसी चीज को करने के लिए, है ना, उसे बोलेंगे एप्टीट्यूड फोर। एप्टीट्यूड इन, एप्टीट्यूड बाय, एप्टीट्यूड एट, ये किसी कोई भी मीनिंग नहीं है। एप्टीट्यूड फोर मींस होता है नेचुरल एबिलिटी। द यंग बॉय डिस्प्लेज एन नेचुरल एप्टीट्यूड ऑन साइंटिफिक रिसर्च। जो यंग बॉय क्या है, वो डिस्प्ले किया अपना नेचुरल एबिलिटी टुवर्ड साइंटिफिक रिसर्च। तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट होगा। मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 12। Select your most appropriate option to fill in the blank। fill in the blank के लिए हमें most appropriate word यहाँ पे पुट करना है ना। I take my blank space off to our freedom fighter for their service to our country। यहाँ पे अगर पुट ऑफ, हम यहाँ पे टेक माई हैट ऑफ क्या करेंगे? हैट ऑफ ही करेंगे ना। हैट मतलब होता है टोपी जो पहनते हैं, तो उसी को हम नीचे उतारेंगे ना। फॉर किसके लिए? फॉर रिस्पेक्ट। किसके लिए? रिस्पेक्ट के लिए, फ्रीडम फाइटर के रिस्पेक्ट के लिए ना, हम अपना हैट को नीचे करेंगे, है ना। तो यहाँ पे हैट ऑफ होता है ना, हैट ऑफ देयर टू आवर फ्रीडम फाइटर फॉर देयर सर्विस ऑन आवर कंट्री। एक जनरल फ्रेज है ना, हैट ऑफ। मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 13। The choose the option that rectify the incorrectly spelled underlined word। यहाँ पे जो सक्सेसफुल, ये तो पूरा कॉमन सा वर्ड है सक्सेसफुल में यहाँ पे डबल सी और डबल एस होता है। ई के पहले डबल सी होता है और ई के डबल एस होता है ई के बाद, और एफ यूएल सिंगल होता है एफ। तो ये हमारा सक्सेसफुल 2 इज करेक्ट होगा। ये इजी क्वेश्चन था। वो क्वेश्चन नंबर 14, है ना। The following sentence has been split into 4 segments and define the segment that contain grammatical error। इसमें हमें ग्रामेटिकल एरर फाइंड करना है। तो यहाँ पे यू वॉश द डिशेज एंड आई ड्राई द सेम। यहाँ पे यू वॉश द डिशेज, यहाँ पे ठीक है, यू वॉश के बाद वॉश का फॉर्म आया है, फिर ऑब्जेक्ट में डिशेज आया, एंड ड्राई द सेम। यहाँ पे सेम नहीं होगा, ड्राई इट होगा ना, आई ड्राई इट, है ना। द सेम नहीं होगा। तो करेक्ट ऑप्शन जो हमारे एरर है वो फोर्थ में है ना। मूव हो क्वेश्चन नंबर 16। Select the most appropriate antonym of the underlined word to fill the blank। antonym है फाइंड करना है। Instead of become joyous to hear the breaking news, he become
देखो वो क्या था, खुश था, लेकिन जैसे ही ब्रेकिंग न्यूज सुना, ब्रेकिंग न्यूज में क्या होगा, जॉयस का एंटोनिम क्या होगा, जॉयस मतलब होता है हैप्पीनेस पूरा, और हैप्पीनेस का पॉजिटिव क्या होगा, सैडनेस। तो हमने पीछे भी सेट में डिस्कस किया है कि जॉयस का एंटोनिम होगा मिलनचोलिक, है ना। मिलनचोलिक मीन्स होता है सैड होना, है ना, सैड होना। तो यहाँ पे जैसे वो पूरा खुश था, लेकिन जैसे ब्रेकिंग न्यूज सुना, तो ब्रेकिंग न्यूज उससे उससे ब्रेकिंग न्यूज सुनने के बाद वो क्या हो गया, सैड हो गया, है ना, मिलन चोलिक हो गया ना, मिलन चोलिक हो गया ना, मिलन चोलिक मीन सैड हो गया, है ना। तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ये थर्ड होगा। इससे सेटिंग मीन्स होता है, ये भी होता है आपका जोयस, है ना, पूरा खुश, है ना। भेजफुल मीन्स होता है बदला लेना, है ना। एक्जुबिरेंट ये भी होता है आपका सिनोनिम ही है जोयस का, लेकिन यहाँ पे एंटोनिम पूछा है तो जोयस का एंटोनिम होगा मेलांचोलिक, सैड। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 17। हमें यहाँ पे करेक्टली ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस फाइंड करना है जो पूरा ग्रामेटिकली हो, करेक्ट हो। तो एज ए नेशन, एज ए नेशन इंडिया इज ए यूनाइटेड कंट्री एंड शैल ऑलवेज रिमेन सो। देखो नेशन के पहले हम डी को यूज करते हैं ना, एज ए नेशन, कोई भी एक डिफिनिट नेशन ही होगा ना, तो इनडिफिनिट तो आएगा नहीं, इनडिफिनिट भावल यहाँ पे आर्टिकल आएगा नहीं, तो ये तो ऑप्शन कट गया, ये भी ऑप्शन कट गया, डी हमारा। एज नेशन इंडिया इज ए यूनाइटेड, नहीं, इज ए यूनाइटेड तो ठीक है, कंट्री एंड शैल ऑलवेज रिमेन सो, लेकिन यहाँ पे द फिर डिफिनिट नेशन को यहाँ डिफिनिट आर्टिकल आया ही नहीं है, तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा सी होगा, है ना। एज ए नेशन इंडिया इज ए यूनाइटेड कंट्री एंड शैल ऑलवेज रिमेन सो, तो ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट होगा। मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 18। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। यहाँ पे ग्रुप ऑफ वर्ड के लिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फाइंड करना है हमें। चेंजिंग सीक्रेट और कोडेड मैसेज इन ए रीडेबल फॉर्म, जो भी कोडेड मैसेज है उसको हम रीडेबल फॉर्म में चेंज करना है। जैसे में व्हाट्सएप में अगर हम किसी को मैसेज भेजते हैं तो वो कौन सा फॉर्म में होता है, इंक्रिप्टेड फॉर्म में होता है ना। लेकिन यहाँ पे हम कोडेड मैसेज को रीडेबल फॉर्म में ही चेंज करना है, तो हमें डिकोड करना है, ना कि इंक्रिप्ट करना है, इनकोडिंग करना है ना, या डीकपलिंग करना है। हमें क्या करना है, डिकोड करना है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा डिकोड करना है ना, रीडेबल फॉर्म में डिकोड करना। यहाँ पे अगर हम मीनिंग देख लेते हैं, डीकपलिंग मतलब होता है सेपरेट करना, अगर कपल है एक साथ है उसको हम सेपरेट कर देंगे, सेपरेट करना, है ना, सेपरेट करना। डीकपलिंग का मीनिंग होता है सेपरेट करना। इनक्रिप्ट है उसके मतलब होता है कोड को प्रोटेक्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, इनक्रिप्ट करना है पड़ता है ना कोड को, टू प्रोटेक्ट फ्रॉम जो मैलिशियस एक्सेस होता है कोड को हम क्या करते हैं, इनक्रिप्ट करते हैं। मिलिशियस मतलब होता है जो हानिकारक, जो भी सॉफ्टवेयर होता है, जो भी अटैक होता है, जो भी मिलिशियस एक्सेस होता है उससे हम बचने के लिए हम इनक्रिप्ट करते हैं ना, मैसेज को इनक्रिप्ट करते हैं जिससे हम कोई और देख ना ले, है ना। इनकोडिंग मतलब होता है कोड को इनकोड करना, मतलब कोडेड फॉर्म में से डालना, कोडेड फॉर्म में कन्वर्ट करना, है ना। कन्वर्ट जो सरल, कुछ भी सरल अगर सेंटेंस है उसको कोड फॉर्म में सेपरेट, कोड फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर देना, उसी को है इनकोडिंग बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे जो कोडिंग को सरल फॉर्म में करते हैं, रीडेबल फॉर्म में, उसे हम डिकोडिंग करेंगे, तो ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 19। सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। वर्ड है ग्रो। ग्रो मीन्स होता है इंक्रीज होना, बढ़ना, फलना, फूलना। तो इसका अपोजिट क्या होगा, कम होना, श्रिंक होना, है ना। तो ग्रो का अपोजिट क्या होगा, श्रिंक। ऑप्शन फर। प्लांट तो प्लांट पेड़ पौधा, अल्टर मतलब होता है बढ़ाना। तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन होगा वर्ड होगा ना, ग्रो का अपोजिट श्रिंक, कम होना। द लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास 20। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ऑफ द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है, enjoying और अफोर्डिंग वार्म सिक्योर शेल्टर और कवर एंड अपॉर्चुनिटी फॉर यूज एंड कंटेनमेंट। देखो यहाँ पे बोला है कि इंजॉइंग और अफोर्डिंग वार्म सिक्योर शेल्टर। शेल्टर मीन्स क्या होता है, जहां हमें रहने के लिए मिल जाए ना, ठहरने के लिए, है ना। तो इंजॉइंग मतलब इंजॉय करना, अफोर्डिंग मतलब होता है जिसे हम अफोर्ड कर सकते हैं ना, इकोनॉमिकली मतलब जिसे हम अफोर्ड कर सकते हैं, इकोनॉमिकली मतलब सस्ता, किफायती हो। एंड वार्म और सिक्योर है, तो इस जगह को हम क्या बोलेंगे, इस जगह को हम बोलेंगे संग। संग बोलते हैं जो काफी ज्यादा
किफायती हो और काफी ज्यादा सिक्योर हो, काफी ज्यादा बोल सकते हो रहने योग्य हो, है ना। और तो इसे हम संग बोलेंगे। ईजफुल मतलब काफी ज्यादा इजी हो, है ना, एक्सिस इजी कर। अनडिस्टर्ब मतलब जो डिस्टर्बफुल ना हो, शांत हो, काल्म हो, रिलैक्स हो। अनट्रबल, ट्रबल मीन्स क्या होता है, बहुत ज्यादा हानि का हानि, जो हानिदायक हो ना। अनट्रबल मतलब इजी, तो मतलब ईजफुल और अनट्रबल सेरोनिम बन रहा है, और अनडिस्टर्ब सेरोनिम में तीनों। लेकिन संग मतलब ये होता है एंजॉय, अफोर्डिंग और वार्म सिक्योर शेल्टर, संग। तो ये लास्ट क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर थर्ड। आई होप आपको ये पूरा सेशन अच्छा लगा हो। और हमने ये पहले, इससे पहले भी हमने नाइन्थ सेट डिस्कस कर चुके हैं, ऑलमोस्ट नाइन्थ या नाइन्थ, हाँ सो नहीं, एट, ये आपका नाइन्थ सेट है। इससे पहले हम नाइन्थ सेट कर चुके हैं, तो वो भी आप जाके देख सकते हैं, काफी ज्यादा हेल्पफुल है। अगर आपने ये टेंथ सेट, अगर यहाँ एक और सेट हम इसके बाद कराएंगे जो टेंथ रहेगा, अगर आप ये टेंथ सेट पूरा अच्छी तरीके से कर लिया, तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बुल्ट हो जाएगा, और फिर आप एग्जाम में बढ़िया कर सकते हैं ना। तो ये सेशन आपको कैसा लगा, आप कमेंट करके बताइए, और इसे शेयर करें, है ना, अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।